कुछ समझ नहीं आता कि मुल्क की मईशत को ठीक कैसे करें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मसला कुछ ऐसा है कि सालन कभी घर में ख़राब हो जाए और ख़वातीन ज़्यादा हों तो फिर कोई आके मिर्च ज़्यादा डाल देती है, कोई आके आटे का गोला डाल देती है, कोई आके ज़रा अदरक लहसुन थोड़ा बढ़ा देती है, कोई हल्दी ज़्यादा डाल देती है, ठीक है। फिर आखिर में क्या होता है कि कोई आंच तेज़ कर देती है तो हांडी सड़ जाती है। अंग्रेज़ी में से कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मईशत को ठीक करने के लिए हर कोई कूद पड़ा है। और जैसे आप पता होगा कि अमूमन जब लड़की देखने के लिए जाते हैं लड़के के लिए तो सारे रिश्तेदार बीच में कूद पड़ते हैं। उससे होता क्या है, बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है। पाकिस्तान की मईशत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कोई आ रहा है बीच में दालचीनी डाल रहा है, कोई आ रहा है इसमें लौंग इलायची डाल रहा है, कोई आ रहा है साबुत बड़ी इलायची डाल रहा है, कोई गरम मसाला बढ़ा रहा है, हैं? और सब इस सालन के जायके को बिगाड़ के रखते थे। अभी क्या हुआ, बीच में यक्के बाद दीगरे वजीर खजाना वज़राए खजाना आते रहे। एक बदली दूसरा, दूसरा बदली तीसरा, तीसरा बदली चौथा, चौथा बदली पांचवा, ठीक है, म्यूजिकल चेयर, फिर दोबारा वापस। तो मसला ये है कि सब ने इस मईशत का हुलिया बिगाड़ सा दिया है और पता सच पूछो तो किसी को भी नहीं है कि यहाँ पकाना क्या है। आप देखें हमारे मुल्क की सनतें किस नहज पर जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि हम एक सनती मुल्क रहे ही नहीं, हम एक तिजारती मुल्क बन चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो इसी का फ़ायदा उठा लो, तिजारत ही कर लो। उसके लिए आपको इस इलाके का इकोनॉमिक हब बनना पड़ेगा, ट्रेड हब बनना पड़ेगा। बन सकते हो। लोगों को पता था कि पाकिस्तान बन सकता है ट्रेड हब। उसकी वजह ये पूरा सेंट्रल एशिया वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे मुल्क लैंड लॉक्ड हैं, समुंदर का नामो निशान नहीं। सामान जाए तो पाकिस्तान से जाए। अफ़गानिस्तान तो हमारा पड़ोसी है ही है, मजबूर है बेचारा, हमसे ही मांगा तांगा करके गुजारा करेगा और हम किसी और से उनके नाम पे मांग तांग के गुजारा कर लेंगे। दूसरा रहा ईरान, ईरान पे लगी सैंक्शन, ठीक है। ये ममालिक इनको हमारी ज़रूरत है। फिर एक हम बड़े होशियार हैं, शाणे, हमने क्या किया, चीन का रेगिस्तान है वहाँ पे जाके सड़क जोड़ दी, बोल रहे हैं ये सीपेक बना लिया। वाह भाई, नाचो, नाच नाच। अब मसला ये है कि अब हमने सड़क तो बना दी रेगिस्तान में, जाके चीन के रेगिस्तान में जाके सड़क छोड़ दी। अब बोल रहे हैं इससे मुल्क की तरक्की होगी, नाउज़ुबिल्लाह मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। टोपी ड्रामे। चीन वाले तो वहाँ पे चने मुरमुरे बेच रहे हैं ना बाबा। चाइनीज़ इतने होशियार हैं, रेंगती चलती हर चीज़ को खा जाते हैं। क्या चीज़ हो यार, अपनी तरफ से होशियार बने हुए हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। उनकी ना सोचो, वो बड़े शाणे हैं। आप अभी चाइनीज़ से आपका टाकरा नहीं हुआ, जिनका हुआ है उनको बुला के आज पूछेंगे ना कि भाई कैसे लोग हैं, और उसके अलावा ये भी पूछेंगे मुल्क की तिजारत का क्या हाल है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदस्याई, और अब सियासत का भी कुछ रंग चढ़ सा गया। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी शुक्रिया। बात कुछ ऐसी है सईद शफीक साहब कि आपके मुल्क की तिजारत और सनत की सूरत हाल तो आपके सामने है, तो अब उसके ऊपर मज़ीद तबसरा करने की तो ज़रूरत नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आप भी कोई तड़का लगा दें किसी चीज़ का, क्योंकि आपको पता है इस मईशत को तो लोगों ने, वो क्या कहते हैं, उर्दू की कहावत है बड़ी मशहूर, गरीब की जोरू सबकी, सॉरी वो गलत हो जाएगा, लेकिन है तो कहावत तो है। जी सर, पाकिस्तान की मईशत को ऐसे ही लेकर चल रहा है हर कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था जब आपके दुश्मन को बर्बाद करने के लिए आप ट्रेडिशनल वॉर से गुजरते थे, रिवायती जंगी तरीका था। जी जी। एक ज़माने में तलवारें चलती थीं, मैदान जंग होता था और उसमें आप गालिब आ जाते थे तो आप फाते होते थे। उसके बाद का जो दौर आया उसमें आप तोपें और बंदूकें लेके एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते थे। आज का जो ज़माना है वो ज़माना तब्दील हो गया। अब ट्रेडिशनल वॉर का ज़माना ख़त्म हो गया, अब इकनॉमिकल वॉर होती है। और आपने देखा बदकिस्मती हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आईं उन्होंने एडहॉकिज़म पर हुकूमत की। ये खसारा आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से चला आ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का और ट्रेड का डेफिसिट जो था ये शुरू से चला आ रहा है।
उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमने कर्ज़ों पर इन्हिसार किया और आज ये हालत हो गई कि आप ऑलमोस्ट, बहुत माजरत के साथ ये मेरी ज़ाती राय है, आप ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि आपकी एलसीज बैंक अब एप्लीकेशन तक आपसे रिसीव नहीं कर रहा है, एलसी खोलने की एप्लीकेशन तक बैंक आपसे रिसीव नहीं कर रहा। पहले तो ये था कि जी आप एप्लीकेशन दें तो स्टेट बैंक में फॉरवर्ड होती थी, वहाँ से अप्रूवल आती थी तो एलसी खुलेगी आपकी। अब तो बैंक एलसी की एप्लीकेशन ही आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। ये जो गैप आएगा, नहीं, हम तो वसाइल से मालामाल हैं। नहीं नाउजुबिल्ला, हमारे पास आपके यहाँ चैम्बर में जाता हूँ, लोग तकरीरें करते हैं दुनिया की हर नेमत है, नाउजुबिल्ला। नहीं, आप मेरी बात सुने, हर नेमत किसी के पास हो सकती है। की ज़रूरत है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, मगर उसके लिए वो दिमाग भी चाहिए, वो सलाहियत भी चाहिए, वो लीडरशिप भी चाहिए। आपने जब एडॉकिज्म पे, मतलब लोग बेवकूफ़ हैं, नहीं खुल के बोलते हैं आप लोगों में। एडॉकिज्म पे हुकूमत की है आपने, तो आपने अपना टेन्योर बस एक गुजारा और उसके बाद मुल्क को मजीद कर्जे, जो आता था मुल्क को मजीद कर्जे की दलदल में धकेल के चला जाता था। अगर उसकी लिमिट होती है वो बस हो गई। नहीं तो आपके रिकॉर्डिंग में तो $200 अरब का सोना मिल गया, वो बेचो और कर्जा उतार दो। वो कोई एक दिन में थोड़ी मिलेगा आपको $200 अरब का सोना। ये पॉइंट तो आप जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स जो है ना वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रही हैं। ये कर सकती हैं, ये करने वाली हैं। वजह उसकी मैं एक मोटी सी मिसाल दूं आपको। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक का एक बुनियादी प्रिंसिपल है। जब इंपोर्ट के कंटेनर पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट जो गुड्स आपकी जाती हैं उनके लिए कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट में कंटेनर शॉर्ट होंगे। जब कंटेनर शॉर्ट होंगे, रेमिटेंसेस में आप जो फ्रेट पे करते हैं उसको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स अवेलेबल नहीं होंगे। वो कंटेनर जो आप $1000 में, $1200 में कहीं के लिए लेते हैं, वो आपको $2-3 में भी नहीं मिलेगा। तो आपकी जो कॉस्ट है, वो फ्रेट कॉस्ट बढ़ने की वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। आपके बाद बहुत सारे दूसरे कंपटीटर जो है वो बैठे हुए हैं। मार्केट में कोई गैप नहीं आ सकता। इधर सप्लाई शॉर्ट हुई, इधर दूसरे ने उस जगह आपकी खाली ले ली। तो आपका वो जो गैप आएगा वो आपकी सनत को भी बंद कर देगा। जो एक्सपोर्टर आप इंतजार कर रहे हैं कि जी हम एक्सपोर्ट करेंगे, फिलहाल इंपोर्ट बंद कर दी। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे आप? जब फ्रेट कॉस्ट आपने बेयर करनी है तो वो फ्रेट कॉस्ट आपके पास पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है कंटेनर्स की, कार्गो की, तो आपके पास एम्प्टी कंटेनर को रिपोजिशन करने के लिए भी तो यहाँ पे कॉस्ट है ना। उस कॉस्ट को जब आप एडिशनल कॉस्ट को आप बेयर करेंगे तो आप कंपैरेटिव नहीं रहेंगे। नतीजा होगा कि आप एक्सपोर्ट से भी ग्रेजुअली आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक बड़े मेरी एक गुजारिश थी, ये बात आप आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, आप उन लोगों में से हैं जो बड़े दूर अंदेश और मईशत के बारे में आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। लोग आपके मुतालिक भी वही राय रखते हैं, मेरे बारे में भी वही राय रखते हैं, क्योंकि जो हक सच की बात करता है इस मुल्क के अंदर उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कोई नेगेटिव बात कर रहा है। अगर आपकी बात पर गौर कर लिया जाता, जब आपने, मैं कहूँगा कि बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर आपने हमारे आके इन चीज़ों की निशानदेही की, तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। जो शोर मैं मचा रहा था अगर सुन लेते लोग तो आज मुल्क के ये हाल नहीं होते। हमारे लोग क्यों शुतुरमुर्ग की तरह मुंह ज़मीन में धंसा के सोचते हैं कि मसले का हल निकल आएगा? जी अली, आज का जो है ना वो बड़ा एक इमोशनल, एक जज्बाती किस्म का आपका प्रोग्राम हो रहा है। और मैं अपनी फीलिंग्स क्योंकि अच्छी नहीं है और बहसियत पाकिस्तानी मैं एक कर्ब से और तकलीफ से गुजर रहा हूँ। और जब लोगों को पता चलेगा इन मसाइल का तो यकीनन उनके लिए भी कोई सूरत हाल आसान नहीं होगी। हर आदमी उस तकलीफ को महसूस करेगा आने वाले वक्त में। हो सकता है आपको बच्चों के लिए दूध ना मिले, हो सकता है आपको अपनी मशीन चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स ना मिले, हो सकता है आपको दवाइयाँ आने वाले वक्त में ना मिले। सर, पप्पू बर्गर तबके के अलावा हर कोई परेशान। इस वक्त जो सूरत हाल है अली, वो सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों के पास माल भी शक्ल में है ना, कोई चीज़, सपोज कोई चीज़ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, कोई जैसे प्लास्टिक दाना कहते हैं, वो बेचने को तैयार नहीं है। इसलिए वो कहता है कि वो बेचूंगा तो पाक रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, रुपीज़ के बदले में डॉलर जब लेने जाऊंगा तो मुझे डॉलर नहीं मिल रहा है, लिहाजा आज बेच के इसको यहीं रखो, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, वरना इसे मैंने बेचा नहीं और वो जो शक्ल में मेरे पास आएगा उसका, वो रुपए की शक्ल में, वो खसारा ही खसारा है। तो लिहाजा जो चीज़ अवेलेबल है भी उसको भी मार्केट में सप्लाई की उसकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, लोगों ने उसको रोकना शुरू कर दिया और नतीजा ये है कि आपके पास स्टॉक्स शॉर्ट होते जा रहे हैं। कोई आने वाले वक्त की पॉलिसी नहीं है। हम असम्बलियाँ तोड़ने में और हम असम्बली अपनी हुकूमत बचाने में और हुकूमत को नीचा करने में और कौन बेईमान है, कौन नादान है, कौन परेशान है, हम इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। भाड़ में गया हमारा मुल्क। अगर हम अपनी इस तरह ये सोचेंगे, ये क़यादत जो पाकिस्तान को लेकर चल रही है इस वक्त, चाहे राइट हो या लेफ़्ट हो, मुझे नहीं लगता कि इनकी जो इस वक्त नज़र है वो मुल्क की मईशत पर फोकस की हुई है। इन्होंने
इनकी सबकी जो तवज्जो है वो किसी और तरफ है, और इसमें सफ़र जो है वो पाकिस्तान का आवाम और बिजनेस कम्युनिटी बहुत बहुत शिद्दत के साथ कर रही है। आपका मुल्क डॉलर में सोचने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं यहाँ शोर करता रहा, डॉलर में बात करो, डॉलरों की बात करो, लेन देन भी बुरा ना मानना, लेन देन भी डॉलरों में रखो, क्योंकि कायद आज़म की तो आपको कोई अहमियत है, मतलब आप लोगों के दिल में कायद आज़म की फ़ोटो वाले नोटों की कोई अहमियत नहीं रही, माजरत के साथ। बुरा ना मानना। आज डॉलरों के लिए तरस गए। जब बात मैंने की थी तो लोगों को बुरी लगती थी। मैं जानना ये चाहता हूँ जनाब सईद शफीक साहब, बातें आपने दुरुस्त फरमाई। देखिए, मसले की हल की तरफ कोई जा नहीं रहा। आपने कहा सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं। पहले नॉन वाले कहते थे कि पीटीआई वालों ने मईशत ख़राब की, पीटीआई वाले कहते हैं कि नॉन वालों ने ख़राब की। अब ये सियासी खेल तो खेलते रहेंगे, लेकिन आपको एक हकीकत बताऊं, ये भौंचाल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि मैं सुबह में देख रहा था, वो यूट्यूब पे मैंने लगाया हुआ था, बीबीसी वाले बता रहे हैं कि बरतानिया में भी ये महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। ये दुनिया भर में है, लेकिन याद रखें सर्दी का असर ज़्यादा उस पर होता है जो मुफलिस गरीब बगैर चादर के बैठा हुआ होता है। उनके पास तो पूरा कंबल है, पूरा सोशल वेलफेयर सिस्टम है। आपका मुल्क कहाँ से ये सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा? आपके मुल्क में जब तूफ़ान आएगा, बर्फ़ पड़ेगी, तो गरीब तो बेचारा तन पे जो कपड़े भी पहने हुए हैं, उन पे भी पेवंद हैं, फटे हुए हैं कपड़े, वो तो कंबल के साथ गुजारा कर लेंगे। आप क्या करेंगे बताइए? देखिए अली, हर आदमी अपना एक असेसमेंट जो है वो शेयर करता है सबके साथ। मेरे नज़र में जो सूरत हाल है वो ये है कि महंगाई ज़रूर है, दुनिया भर में हुई है, मगर इसके साथ साथ सेल्स भी बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ने से सेल्स कम हो गई हूँ। अब दुनिया में ख़रीदारी बढ़ी है, और जो उसकी एक जो बड़ी वजह थी उसको भी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि एक साइकिल आपका चलता है ट्रेड में और इंडस्ट्री में। वो साइकिल आपका होता है लॉजिस्टिक का। वो लॉजिस्टिक में जब आपका वो साइकिल कोविड की वजह से रुक गया था, तो बहुत सारे कंटेनर्स किसी एक मुल्क में स्टकअप हो गए थे, कहीं थे कहीं नहीं थे। उसको सारा स्ट्रीमलाइन करने में और वापस सीधा करने में आपको कुछ वक्त और कुछ अरसा दरकार था। आप हैरान होंगे, जहाँ 2-2 ढाई हज़ार डॉलर का फ्रेट था, वह 10-10 और 12-12 हज़ार डॉलर फ्रेट दिया। तो वो पैसा मेरी और आपकी जेब में नहीं गया। ये एज ए सनतकार या एज ए ताजर मैंने वो पैसा नहीं रखा। मुझे वो फ्रेट कॉस्ट की मद में एडिशनल वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, और उसका नतीजा वो सारिफ ही पे करेगा। तो नतीजा हुआ दुनिया में कीमतें इस अनसर्टेनिटी की वजह से, और फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, उसकी वजह से जो है ये एक मसला जो था इंटरनेशनली ये पैदा हुआ, और अभी तक पूरे तौर पर कंट्रोल नहीं आया। फ्रेट की कीमतें कम होनी शुरू हो गई, मगर जो खर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि पाकिस्तान की सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है इस वक्त। जब आपकी सप्लाई पीछे से नहीं आएगी और डिमांड यहाँ पे होगी एक्सपोर्ट के कंटेनर्स की, आप कहाँ से लेकर आओगे? नतीजा ये होगा कि डिमांड कम ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की, वो शिपिंग कंपनी उसके रेट बढ़ेंगी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट से आउट होना शुरू हो जाओगे फिर, और आप इम्पोर्ट। अच्छा, दूसरी जो सबसे अहम बात है, देखिए मेरे पास आज भी कोई किसी टीवी चैनल से मैं ये खबर आई थी कि जो रेमिटेंसेज हैं हमारी, गुज़िश्ता साल नवंबर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आपको भेजा था, हमें इस साल नवंबर में उससे कम ज़र मुबादला की तरसील हुई है, और अक्टूबर से भी कम हुई है, जो अक्टूबर चला गया। तो इसका मतलब एक जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी था, उसकी भी मायूसी हमें नज़र आ रही है कि वो भी यहाँ रेमिटेंसेज नहीं भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। ये आपका एक ट्रेड डेफिसिट का कम करने का एक बड़ा ज़रिया था कि एक्सपोर्ट और प्लस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंसेज थी, उससे आप अपनी सिमत का तयन करते थे। अब जो सूरत हाल दरपेश है आपको, मैं कुछ तजावीज़ अपनी अकल के हिसाब से पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है। आप हवाला इस वक्त जो है ना, वो उसको लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं बाहर से, क्योंकि ग्रे मार्केट में डॉलर जो है वो कम से कम भी 25, 30, 40 डॉलर के फ़र्क से बिक रहा है, रुपए से। हाँ, 25, 30, 40 रुपए के फ़र्क से बिक रहा है। और तो नतीजा ये हुआ उसका कि वो अट्रैक्ट कर रहा है जो रेमिटेंसेज भेजने वाला है, कि बजाय इसके कि वो 224 रुपये में बैंक के थ्रू डॉलर भेज के, और उसके बजाय वो 260 रुपये में अगर उसके घर वालों को मिल रहा है तो कहते हैं 260 रुपये के हिसाब से भेजूँ, 224 से क्यों भेजूँ? तो आप एक काम ये करें कि आप इम्पोर्टर को ये कह दें, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें खा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कमर्शियल इंपोर्टर हो, कि अपने ज़र मुबादला का बंदोबस्त आप ख़ुद करें, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कह दें कि आप ज़र मुबादला, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, किसी से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उससे ख़रीद लूँ, तो मैं बिडिंग चलेगी उस दिन मार्केट में, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होती है ना, आज का उसका ये रेट है। मैंने कहा अली भाई आप सऊदी अरब में बैठे हुए, ये 25,000 डॉलर आपने यहाँ भेजने हैं पाकिस्तान में, मैं आपसे इतने का ख़रीदार हूँ, तो वो ऑफिशियल भी हो जाएगा और उसको रेट भी अच्छा बेहतर मिल सकता है, और आपका जो एक गैप है फिलहाल, गुड ये आइडिया भी पूरा हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। मैं आपको सही बात बताऊं, लेकिन ये आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ना करें, मेरा तो काम क्यों? अक्लमंदी का आइडिया है ना, इससे मुल्क का फायदा होगा। ये आइडिया नहीं तस्लीम किया जाएगा, इससे मुल्क का फायदा होगा। क्या बातें कर रहे हैं आप?
मुल्क का फायदा करने की बातें कर रहे हैं आप बातें ऐसी करें जिससे लोगों का फायदा हो। आगे समझ तो आप गए हैं, फिर आपके काम ऐसे होंगे, ऐसे। ये देखें अली, अगर लोग अब भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उनका वेलविशर कौन है, उनकी सिमत का तयन अभी तक नहीं कर पाएंगे। बदकिस्मती हमारी जो माजी की लीडरशिप रही है उसने तालीम पर फोकस नहीं किया। बहुत सारा अवाम आज भी, तालीम आपको क्या देती है? सिर्फ 2 2 4 नहीं देती, ABCD नहीं देती। तालीम आपको शऊर देती है, अच्छे बुरे की तमीज़ देती है आपको। आप अपना फैसला खुद करने के काबिल होते हैं। जब लोगों को तालीम नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ जो आपके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ तो नहीं पढ़ते। आपके वजीरों, मुशीरों, MNAs, MPS के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ नहीं पढ़ते। आपके मौजूदा वजीर आज़म, माजी के वजीर आज़म और उनसे माजी के वजीर आज़म और फिर सदर कहाँ पर हैं? मुशर्रफ साहब सब मुझसे बाहर हैं, फैमिली बाहर है या बच्चे बाहर हैं। सही बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये तो सबको पता है। आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ओनरशिप ही नहीं है इसकी। जो आदमी यहाँ पर इख्तियार में होता है बस वही रहता है, फिर उसके बाद जब वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है, मुद्दत ख़त्म हो जाती है, मुल्क छोड़ के चला जाता है। मैं नाम लेना शुरू करूँ? मैं नाम लेना शुरू करूँ? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके ताजिर सनतकारों के पास कनाडा की और दीगर ममालिक की नेशनलिटीज़ क्यों हैं? वो गर्मियाँ वहाँ गुजार के क्यों आते हैं? सर्दियों में यहाँ पे क्यों छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं? क्या आप और मैं जानते हैं? कोई ओनरशिप नहीं है इस मुल्क की, कोई ओनरशिप नहीं है। अली ताजिर और सनतकार की बात तो छोड़ें। आपका वो बच्चा जो कैम्ब्रिज करता है और जिसका बाप 50-50 हज़ार रुपये महीना फ़ीस दे के अपने बच्चे को पढ़ाता है और लिखाता है, और फिर वो इस काबिल बनता है कि जाके कुछ चीज़ परफॉर्म कर सके, डिलीवर कर सके, आपका वो वाला बच्चा, उस कैटेगरी का बच्चा पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपके वो सारे बच्चे जो हैं यहाँ से माइग्रेट करके चले अभी सर्वे आया था, आपका टैलेंट दुनिया इस्तेमाल कर रही है, आप इतने महरूम है कि आप अपने टैलेंट को अपनी जगह से पढ़ा लिखा के काबिल बना के अपने इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मायूसी। अपना घर ही नहीं समझा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे लोग अपना घर ही नहीं समझते उनके लिए अपना घर भी पराया है और पराये का घर भी पराया है। एक अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना हर एक का हक है। अगर उस बच्चे को अपना मुस्तकबिल यहाँ नजर नहीं आता तो वो मायूसी की दलदल में जाएगा ना, और उसको पिक करने के लिए बहुत सारे यानी दुनिया में बहुत लोग बैठे हुए हैं। है कि वज़ीर आज़म को अपने बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगता। नहीं, गलत बोल रहा हूँ। आज़म के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, पढ़ते हैं बाहर, रहते भी वही हैं। जब रहते हैं पढ़ते हैं बाहर। मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के पढ़े हुए, जो आपका मेरिट है, जो आपका टैलेंट है। कल को जिसने इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी थी वो अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो क्या आपको आने वाला खतरा ये नजर नहीं आ रहा कि आइंदा आने वाले वक्त में आपका क्या हाल होगा? ये किस किस्म की ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है? क्या आप रोज खबरें नहीं देखते किसके घर में से 20 करोड़ डॉलर निकले, किसके घर में से 20 करोड़ रुपए निकले, कहीं से प्राइस बॉन्ड निकल रहे हैं, कहीं से सोने के चॉकलेट निकल रहे हैं, कहीं से कुछ और निकल रहा है? ये सब चीजें क्या है? क्या है ये सब चीजें? कब खत्म होगा ये सब कुछ सिलसिला? ये तो खुला तजाद नहीं है। सीधी बात यह कि सर, जो अनपढ़ आदमी होता है ना, वो जेब में 4 कलम लगा लेता है। जिसके दिल में चोर होता है और अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होती, वो बहुत ज्यादा जिंदाबाद के नारे लगाता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस मुल्क के अंदर आप जिसको हाथ लगाएं उसमें से डिस्को डांस निकलेगा हुब्बुल वतनी का। अगर इतने मुहिब्बे वतन हो तो सर्वे में 60% आदमी क्यों बोल रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं? बात यह, मईशत आप ठीक करने निकले हो, एक फैक्ट्री है जिसका मालिक ही उसे लूटना शुरू कर दे, सेठ के बच्चे ही उसे लूटना शुरू कर दें। अरे ये तो पाकिस्तान में होता है वैसे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसी तरह एक मुल्क है, उसको चलाने वाले लोग ही अगर उससे सिंसियर ना हो, उनके अपनी औलाद को कॉन्फिडेंस ना हो उस मुल्क के अंदर, बाकियों को क्या भरोसा दिलाते हो? सबसे पहले डूबती कश्ती में से कूद जाते हो, बच्चों को भी ले जाते हो, फिर कहते हो नहीं नहीं इस किश्ती से कूदना नहीं है। तो आप मुझे बताएं, लोग कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? आप मुझे बताएं किसका इस आप बोल रहे हैं गोरा सरमायाकार आएगा, आपके अपने वाले तो लगा दें पैसा, फिर देख लेंगे गोरों को भी। क्या कहते हैं आप? अली, मैंने आपको ये कहा था शुरू में प्रोग्राम के कि हमने हमेशा जो भी हुकूमत आई उसने एडहॉकिज्म पे फोकस किया कि मैं अपना टेन्योर निकालूं किसी तरीके से, आगे आने वाला वक्त जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सबकी रही, कोई इधर से आया उधर से आया, और नतीजा ये हुआ कि वो प्रेशर आज इतना बढ़ गया कि आपकी करेंसी की अहमियत और वैल्यू जो है ना उसकी वो ख़त्म हो गई, और कर्ज़ों का बोझ इतना हो गया कि आप जो नज़र आ रहा है वो इतने बिलियन आपको देने हैं, वो बहुत थोड़े वक्त में, मुझे तो नज़र नहीं आता कि आप वो अदा कर पाएंगे। तो नतीजा जो कुछ निकलेगा इसका वो कोई अच्छा तो नहीं है जो नज़र आ रहा है। और ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है
कि अगर कोई बहुत ऑनेस्ट, सच्चा, ईमानदार, दयानतदार, अरे वो तो आया था अभी, वो जो अरे वो भी तो आया था अभी, वो आए तो वो 1100 बिलियन का कराची का पैकेज था, मुझे तो नजर नहीं आया 11 रुपए भी खर्च होते हुए कराची के ऊपर। तो मैं किसी को क्या नहीं कहूं? उसमें से 700 अरब उन्होंने ये सब सियासी बातें हैं, कुछ चीजों पे अगर कहा गया ना तो नहीं, मुझे उन्होंने पता है ना, मुझे शायद दिखता नहीं है, लोग बोलते हैं मैं नेगेटिव आदमी हूँ। वो जो कराची में 1100 अरब डॉलर, मेरे 1100 अरब रुपए लगे, कहाँ है वो? सॉरी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको पता है कहाँ है? नहीं, वो तो आपको पता है, वो एक उनके ऊपर एक चीज़ बहुत मशहूर है कि वो कौन सा टर्न लेते हैं, तो वो उस पर भी कभी हुकूमत नहीं रही और वसाइल मुहैया नहीं हो सके, मगर केसीआर रिवाइव हो गई, कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइव हो गई। बदकिस्मती ये है यार, मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। और बखुदा अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आज भी कोई सच्चा, ईमानदार और पेट्रियोटिक पाकिस्तानी आ जाए और अल्लाह उसको क़यादत दे दे, तो आप यकीन करें कि ये सालों की बात नहीं, ये दहाइयों की बात है कि पाकिस्तान वापस ट्रैक पर आने में कई दहाइयाँ लग जाएंगी आपको अपने उसको टारगेट को ऐसे ना डराएं सर, सियासतदान आपकी बातों का सहारा लेकर फिर आ जाएंगे, बोलेंगे दहाइयों का बोला है। आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप वेंट पर हैं इस वक्त, आपकी मईशत वेंटिलेटर के ऊपर है। खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल मुझे प्रैक्टिकली नज़र आ रही है वो तो बहुत मायूस कुन है। ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी रह गया है, तो वो आप कर नहीं रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा? इस मुल्क की जो एक कैफियत है मुझे नज़र आ रही है, महंगाई का एक तूफ़ान, एक और तूफ़ान आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। इसमें कौन सबसे ज़्यादा पिसेगा? मैं तो क्योंकि जिन्स का कारोबार करता हूँ, मैं कमोडिटीज़ बेचता हूँ, मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, तो मैं यार 10 रुपए की ख़रीदता हूँ तो 20 रुपए की बेचता हूँ, तो मैं तो इसको पकड़ के रख लूँगा कि यार मैंने इसको कैश करा लिया, तो मुझे तो फिर ये 20 के भी जो है ना, मुझे क्या मिलेगा इसके एवज, तो मुझे पाकिस्तानी करेंसी में बेचना नहीं है, तो मैंने इसको होल्ड कर लिया। वो तबका जो गरीब है, जो सर्विसेज देता है, मुलाजिम पेशा तबका है या सर्विसेज सेक्टर का, वो इंतहाई पिसेगा आपका। उसमें गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो बेइंतहा पिसेगी इसके अंदर। तो मुशर्रफ अच्छा था? नहीं, अच्छा कोई भी नहीं था मेरी नज़र में तो अब तक, भाई मेरी नज़र में तो अब तक अच्छा कोई नहीं था। अच्छा होता तो मुल्क को बुरानों से निकाल के आज यहाँ नहीं पहुँचे होते। अगर कोई भी हुकूमत डिलीवर करके जाती तो पाकिस्तान का आज ये हाल नहीं होता जो हो गया है। मैंने आपको कहा, जो आया उसने एडॉकिज्म पे फोकस किया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज लेता गया, मुल्क चलाता गया और हुकूमत चलाता गया। नहीं, वो इसीलिए तो बोल रहा हूं, फिर मुशर्रफ बेहतर था, ज़िया उल हक बेहतर था। मैं इस बारे में क्या कहूँ? मैंने तो आपको एक जुमले में सबके बारे में तासुर दे दिया, मैं एक के बारे में क्या कह सकता हूँ आपसे? नहीं, मकसद या मतलब मेरे कहने का ये है कि बाकी सब ने तो कर्जा चढ़ाया, कुछ लोगों ने बंदे दे के पैसे ले लिए, कुछ लोगों ने साइडें लेकर पैसे ले लिए, तो वो ठीक है ना, क्या बुराई है? आप लोग आपके तो इससे बेहतर तो फिर गुलामी है ना। सुने, खाना तो पेट भर मिलेगा, गुलामी ठीक है ना, क्या बुराई है? नहीं, मुझे क्लियर कट बोलना है अभी, यस या नो में। गुलामी बेहतर है ना, कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई बात। मैं खुदा ना खास्ता, क्या बात है इसमें? अल्लाह माफ़ करे, मैं इस इंतहा तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। न मैं ये कह सकता हूँ, खुदा करे, मुआवजे हमने देखे हैं खुदा की तरफ से ही होते हैं। मैं किसी मुआवजे को और एक होप के साथ आज भी जिंदा हूँ। अगर ये उम्मीद ख़त्म हो गई तो मैंने मर जाना है, फिर मैंने बाकी नहीं रहना। तो मैं उस होप के ऊपर आज भी ज़िंदा हूँ और इस उम्मीद के साथ ज़िंदा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बनवा के दिया था मुसलमानों को। एक वक्त आएगा कि फिर अल्लाह की जो जोश है वो ज़रूर नज़र आएगा और इस मुल्क पर अपना अल्लाह ताला रहम व करम करे। ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और कोई ना कोई क़यादत ऐसी आएगी जो इस मुल्क को आगे लेके चलेगी। और ये सबसे पहले ये आवाम को अपने शऊर में इजाफा करना है। वो एक कंपेन मीडिया के ऊपर चलती है, दीगर ज़राए से चलती है और वो अंधे की तरह जाके वोट डाल देते हैं। बहुत माजरत, मैं पाकिस्तानी अवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये कहने का मकसद मेरा नहीं है, मगर खुदा का वास्ता अपने शऊर को बेदार करें, अपने ज़मीर को बेदार करें। जब आप अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बली में भेजते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, बात में आपकी मान, बिजनेस कर रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप मेरी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या डाल पे बैठकर दाने का इंतजार करते रहें, कहीं पालतू हो जाए, कहीं पिंजरे में बंद हो जाए, कम से कम खुराक टाइम पे मिलेगी, चूरी भी मिलेगी, सिर्फ गाना सुनाना पड़ेगा पसंद का, बाकी तो ये तोता खुश रहेगा ना। तो आप मुझे बताएं कि तोता खुश नहीं रहेगा, पिंजरे में रहेगा, ना बिल्ली उस पर हमला करेगी, चूरी टाइम पर मिलेगी, दाना टाइम पे मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, शफकत भी मिलेगी। क्यों जिस पाकिस्तान का तस्वीर आप दिखा रहे हैं, उस पाकिस्तान में मैं जिंदा नहीं रहना चाहूँगा। आज़ादी पसंद है, फिर गुलामी ना मंजूर, तो फिर मेरे बाप दादा की कुर्बानियाँ किधर जाएंगी? कहाँ जाएंगी? उन्होंने भी तो इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, कहाँ जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी।
तो आज इस नहज पे इसलिए पहुंचे सईद शफीक साहब, मैं यही चाह रहा सर था, खुदारा इस नहज पे इसलिए पहुंचे। लिसानियत से जान छुड़ाएं, फिरकावारियत से जान छुड़ाएं। इस वक्त कौम को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इंडिया के मैच में इकट्ठे नजर आते हैं, उसके बाद फिर हम वापस तितर-बितर हो जाते हैं। इस कौम को जंगी बुनियादों पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये इकट्ठे हो गए और बहुत पोटेंशियल है आपके पास। आप ये सैलाब आया, अली सैलाब आया, आपके पास डैम नहीं थे, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने समंदर में बहा दिए। इसी पानी को आप प्लानिंग करते शुरू में, इस पानी को रोक के रखते, आज आपकी जितनी गंदम है उससे डबल आप पैदा कर रहे होते और एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, वो डॉलर आ रहे होते हैं आपके पास। तो प्लानिंग नहीं है आपके पास, हम क्या बोले अभी यार। नहीं देखें, मैं जिस चीज़ के ऊपर आपको मुख्तसरन लेकर आ रहा हूँ वो बात यह है कि इस नहज पर आप इसलिए पहुँचे हैं कि अब आपको या तो गहरी खाई दिख रही है या गुलामी। इसकी वजह यह है कि माशरे से झूठ बोला गया है, माशरे ने झूठ बोला है, सियासतदान ने भी झूठ बोला है, जिसका मौका मिला उसने झूठ बोला। सच बात यह है कि हमारा मुल्क काफ़ी अरसे पहले मुश्किल में आ चुका था, और जब मैं चीख चिल्ला रहा था और जब आप भी शोर गोगा कर रहे थे तो ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। इनका दर्द डिस्को बंद नहीं हो रहा था। ये कभी नाच रहे थे, कभी गा रहे थे, कभी कह रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है, गैस के वाफिर वसाइल मौजूद हैं, तेल मौजूद है, ज़रई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। आप बोलते रहे प्लानिंग कर लो, प्लानिंग तो नहीं थी ना। तो आज इस नहज पे इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि झूठ बोला है। आप माने कि इस मुल्क ने मिनहसल कौम जो है झूठ बोला है झूठ बोलें ये टीवी के ऊपर या कुछ और बोलें जो आपकी मर्जी हो, हम आपको कैद थोड़ी कर सकते। आपके सर में दर्द है, रोज दर्द होता है, आप एक पेन किलर लेते हैं और अपने दर्द को दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। वाकई में बहुत दर्द। आप एक परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते कि मेरे सर में जो दर्द हो रहा है आखिर इसकी वजह क्या है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि जी आपकी आंखें कमजोर हो गई, आप चश्मा लगाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, तो आपको पता चला एक परमानेंट सोल्यूशन है इसका। बदकिस्मती से हम उन हालात की निशानदेही कर रहे हैं, आपके आगे कर रहे हैं, आप भी चीज करते हो, आप भी बोलते रहते हो। आप जिसकी बात करें आपने हमेशा एक टेम्परेरी सोल्यूशन को देखा कि जहां एक वक्त पड़ा आपके ऊपर, आपने वो किसी तरह उसको कवर किया, इधर उधर से पैसे लिए, कर्जा लिया और उस तरफ आवाम की तवज्जो हटा के दूसरी तरफ मबजूल करा दी। हम तो यहाँ बैठ बैठ के चीख के बोल रहे हैं आपके पास से, एक जमाने से बोल रहे हैं, आपके कोई नया तो नहीं आया मैं प्रोग्राम में, जो सालों से आ रहा हूँ आपके सालों से। तो इस चीज की निशानदेही कई दफा कर चुका हूँ, मगर खुदा करे कि कोई सुन ले इस पे, दिहाई से फायदा हो इसका। एक दिहाई से ज्यादा वक्त हो गया। पहला टेलीविजन प्रोग्राम टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ जाना पसंद करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते कि हम इस दर्द से मुस्तकिल निजात हासिल कर लें। शायद हम डरते हैं कि अगर हमने वजह मालूम की तो कोई ऐसी बात पता लगेगी जिससे दिल को दुख लगेगा। और वही बात मैंने आपसे की। शुतुरमुर्ग की मिसाल भी है लेकिन कबूतर की भी यही मिसाल है, आंखें बंद कर लेता है, समझता है जान बच गई उसकी, बच गई, लेकिन बिल्ली तो फिर भी खा के छोड़ती। तो बिल्ली तो सर पे आ गई ना, अभी हमारी तो आंखें बंद हैं, आंखें बंद, तब किसी भी लम्हे उसने हड़प कर जाना है। हल तो आपके दुश्मन जो है वो इस सिचुएशन में खुश हो रहे हैं ना, उनको कोई बंदूक की गोली चलानी पड़ी ना तोप का गोला छोड़ना पड़ा, और आप घुटनों के बल बैठे हुए हैं इस वक्त। अल्लाह खैर करे। बात जो आपने की है आगे वाकई में बड़े अंधेरे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें पता नहीं हमारे लिए कौन मसीहा आए, या शायद क्या कहूँ हाथ में लालटेन या कोई रोशनी करके लुमिनरी जो इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। सच बात तो ये है कि कौम ठीक ना हो तो क़यादत भी ठीक नहीं होती। क़यादत फिरकावारियत का शिकार हुए में, मैंने कब कहा कि ये 3 करोड़ से ऊपर का शहर है, आप इसके साथ सेंसस में आप इसके साथ ज्यादती करते हैं, वसाइल अरे साहब जिसको क़यादत मिलती है फिर भूल जाता है कोटा सिस्टम। सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर आप उस वक्त भूल जाते हैं, उसको ज़्यादतियां हो रही हैं। इस मौजू के ऊपर भी बात होगी, लेकिन क्या करें आज के प्रोग्राम के अंदर वक्त इतना ही था। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।